हेलो एवरीबॉडी, फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। IBPS AFO 2026 के एग्ज़ाम में प्री पोर्शन में भी एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज नाम से ये 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो इस 25 में से लगभग 5 क्वेश्चंस रहेंगे एग्रोनॉमी के, और उन 5 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए इस 20 पेज के नोट्स में हमने VVI पॉइंट्स दिए हैं, जो मुश्किल से 50 से 60 पॉइंट्स होंगे। तो एक बार आप इस पूरे लेक्चर को देख लीजिए और उसके बाद ये PDF आपको मिल जाएगा। इस PDF के लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, उसमें आपको फ्री में ये PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको दिख जाएगा इसमें जितने VVI पॉइंट्स हैं, 50-60 पॉइंट्स होंगे। सिर्फ वो आपको एग्ज़ाम से पहले याद होना चाहिए, आपके प्री के एग्रोनॉमी का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हम कोशिश करेंगे 4 दिन में 4-5 सब्जेक्ट्स कवर कर देने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये एग्रोनॉमी का लेक्चर। एग्रोनॉमी बेसिकली होता क्या है, इसमें हम फील्ड क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। बस दो ही चीज़ पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जहाँ एग्रोज का मतलब होता है फील्ड और नोमोज का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप्स। तो यही है एग्रोनॉमी। अगर हम डिफिनीसन की बात करें तो एग्रोनॉमी जो है वो साइंस एंड आर्ट है, क्या चीज़ का, प्रोड्यूस करने का फील्ड क्रॉप्स को, और साथ ही साथ फील्ड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के साथ इफ़िशिएंट यूज करना सॉइल, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज का, जिसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। अब चूंकि ये लेक्चर है तो हम बेसिक चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेंशन कर चुके हैं नोट्स में। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप लेक्चर भी स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट PDF को डाउनलोड करके और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। जैसे एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? डॉक्टर R दत्त। और साथ ही में आपको इस क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है? सर अल्बर्ट हवार्ड, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर है। जनरली बच्चे इंडियन एग्रोनॉमी के फादर पूछने पे ये सर एल्बर्ट को मार देते हैं, बट फादर ऑफ इंडियन एग्रोनॉमी कौन है? डॉक्टर R दत्त। तो लेक्चर देखिएगा तो आपको ऐसी चीज़ें याद रह जाएंगी। एग्रोनॉमी जो है उसको हम मदर या फिर बेसिक ब्रांच बोलते हैं एग्रीकल्चर का। बेसिक ब्रांच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है सॉइल साइंस को, प्लांट फिजियोलॉजी को, इकोलॉजी को, जेनेटिक्स को, इकोनॉमिक्स को, और भी ढेर सारी डिसिप्लिन्स को। अगर आपको लेक्चर की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप थोड़ी सी स्पीड अपनी साइड से कम कर सकते हैं, क्योंकि हम टाइम कम है तो जल्दी जल्दी पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। एग्रोनॉमी जो है उसको हम एग्रोनॉमिस्ट जो होते हैं, यानी एग्रोनॉमी में काम करने वाले साइंटिस्ट, उसको हम ब्रिज साइंटिस्ट बोलते हैं। और ब्रिज साइंटिस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो लिंक बनाते हैं बेसिक साइंस जैसे कि सॉइल, बॉटनी और जेनेटिक्स का प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन से। यानी इन साइंस से जो हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करवाने वाले का काम एग्रोनॉमिस्ट का काम होता है। अब हम देखते हैं स्कोप। तो स्कोप जो है एग्रोनॉमी का कहाँ कहाँ है? सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में है। दूसरा है सॉइल और वाटर मैनेजमेंट या फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। वीड साइंस में स्कोप है। फार्मिंग सिस्टम और क्रॉपिंग सिस्टम में है। ड्राईलैंड या फिर रेनफेड एग्रोनॉमी में है। एग्ज़ाम के लिए जो रिलेवेंट बातें हैं वो क्या है? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जहाँ की पहले एगर होता है। एगर का मतलब होता है फील्ड, और दूसरा वर्ड है कल्चरा। कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो ये हो गया एग्रीकल्चर। उसी तरह से हॉर्टिकल्चर जो है वो भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। पहला वर्ड है हॉर्टस, जिसका मतलब होता है गार्डन। दूसरा वर्ड है कल्चरा, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। तो ये दो वर्ड आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। और एग्रोनॉमी का हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। एग्रोनॉमी जो है वो डील करता है मेनली फील्ड क्रॉप्स से, जैसे कि सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गया, ऑयलसीड, फाइबर और फॉडर क्रॉप्स। वहीं अपना हॉर्टिकल्चर जो है वो डील करता है गार्डन क्रॉप से, फ्रूट क्रॉप से, वेजिटेबल क्रॉप से, साथ में स्पाइसेस और ऑर्नामेंटल्स भी आते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब ये सीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, और इस बार भी इससे एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इस क्लासिफिकेशन में भी जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम्पल से आता है। तो एग्जाम्पल पे हमने ऑलरेडी VVI मार्क कर रखा है। तो सीजन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है खरीफ सीज़न, दूसरा है रबी सीज़न और तीसरा है जायद सीज़न। तो खरीफ सीज़न वो क्रॉप्स को बोलते हैं जिसकी सोइंग होती है जून जुलाई में, मानसून के स्टार्ट होते हैं, और हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर में। खरीफ सीज़न को हम मानसून या फिर रेनी सीज़न क्रॉप्स भी बोलते हैं, या फिर ऑटम क्रॉप्स भी बोलते हैं इनको।
इसको हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल चाहिए होता है, और साथ में रेनफॉल ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगा, और ये सारे कंडीशंस चाहिए क्यों, तो जर्मिनेशन के लिए चाहिए। यहाँ मेन बात आ जाता है एग्जाम्पल में आते हैं राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पिजन पी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, शुगर केन थ्रू आउट द ईयर रहता है, बट हम हार्वेस्टिंग के हिसाब से देखते हैं तो इसको हम किस में कंसिडर करते हैं, खरीफ सीजन में कंसिडर करते हैं। अगला है अपना रबी सीजन क्रॉप। रबी सीजन क्रॉप वो होते हैं जिनकी सोइंग होती है अक्टूबर नवंबर में और हार्वेस्टिंग होती है मार्च अप्रैल में, तो इसको विंटर सीजन क्रॉप भी बोला जाता है, क्योंकि इसको कूल क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है मैच्योरिटी और राइपनिंग यानी हार्वेस्टिंग के लिए। तो कूल क्लाइमेट अक्टूबर नवंबर में मिल जाता है जब उसकी सोइंग होती है तो ग्रोथ होना होता है, और वार्म क्लाइमेट मार्च अप्रैल में मिल जाता है जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसकी फिर हार्वेस्टिंग करी जाती है। यहाँ भी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स है वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, पी, लेंटिल और रबी सनफ्लावर। थर्ड होता है अपना जायद क्रॉप, जिसे हम समर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, खरीफ को हम समर नहीं बोलते हैं, उसको मॉनसून बोलते हैं। जायद को हम बोलते हैं समर सीजन क्रॉप। तो यह रबी और खरीफ सीजन के बीच में लगाया जाता है, यानी कि मार्च से जून, और यह इरीगेटेड कंडीशन में लगाते हैं क्योंकि बारिश नहीं मिलती है उस टाइम, ज़्यादा सफिशियंट नहीं मिलती है। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, बिटरगर्ड, फॉडर क्रॉप्स और समर मूंग या फिर उर्द। अब एग्ज़ाम के लिए जो याद रखने वाली बातें हैं कि खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं उनकी सोइंग होती है जून जुलाई में और हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर में। ये शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जैसे कि राइस हो गया। रबी सीजन क्रॉप्स जो होते हैं वो अक्टूबर नवंबर में लगाए जाते हैं और मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किए जाते हैं, और ये लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जनरली। और जायद सीजन जो है उनकी सोइंग होती है मार्च में और हार्वेस्ट कर लेते हैं जून में। यह शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होते हैं और इनमें इरिगेशन का ज़रूरत होता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन यूज, इसे हम बोटेनिकल ग्रुपिंग भी बोलते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया सीरियल्स का, उसमें फूड ग्रेन्स आते हैं जो कि जनरली पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल हो गया राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, सोरगम, पर्ल मिलेट। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया सीरियल्स का। दूसरा होता है मिलेट्स का। मिलेट्स में स्मॉल मिलेट्स हो गया जैसे कि रागी हो गया, फॉक्सटेल मिलेट हो गया, कोडो हो गया। वैसे तीसरा क्लासिफिकेशन होता है अपना पल्सेस का, यानी दलहनी फसलें। उसमें लेग्यूम्स आती हैं जो कि फैबेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये प्रोटीन रिच होती हैं, एन2 फिक्सेशन करती हैं राइजोबियम के हेल्प से। तो इसका एग्जांपल हो गया ग्राम, अरहर, मूंग, उर्द, जो भी आप दालें खाते हैं। फिर है ऑयल सीड, उसमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सनफ्लावर, सीसेम, केस्टर, लिनसीड, ये सब आते हैं। फिर है फाइबर क्रॉप्स जो चारे की तरह यूज़ होता है, फॉडर चारे की तरह यूज़ होता है। फाइबर क्रॉप्स जिसका हम कपड़े वगैरह बनाने में यूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कॉटन, जूट, सनहेम्प, सीसल। अगला है शुगर क्रॉप्स, तो शुगर केन और शुगर बीट। अब फॉडर क्रॉप्स जो चारे में यूज होता है बरसीम, ल्यूसिर्न, काउपी, सोरगम। अगला अपना नारकोटिक या फिर बेवरेज या फिर प्लांटेशन क्रॉप्स। नारकोटिक समझ रहे हैं ना, जैसे टोबैको में निकोटीन होता है ना, टोबैको, टी, कॉफ़ी, कोकोआ। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 हैं और ये तीनों से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सबसे पहला तो है कि कॉटन को हम किंग ऑफ फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं या फिर उसको वाइट गोल्ड बोलते हैं, तो मुझे लगता है वाइट गोल्ड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस बार पूछे जाने की। सोयाबीन जो है उसको गोल्डन बीन बोलते हैं, मिरेकल क्रॉप बोलते हैं, वंडर क्रॉप बोलते हैं 20th सेंचुरी का, और इस पर बहुत अभी रिसर्च चल रहा है। मेरी भी थेसिस सोयाबीन क्रॉप में ही है। यह रिचेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का, इसमें लगभग 40% प्रोटीन पाया जाता है, प्रिसाइजली बोले तो 37 to 42%, और ऑयल इसमें 17 से 20% पाया जाता है। फिर भी इसको हम कंसीडर करते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स में। शुगर केन जो है उसको किंग ऑफ कैश क्रॉप्स बोलते हैं, और यह एक C4 प्लांट होता है। C4 प्लांट का एग्जांपल बहुत अच्छा है शुगर केन और मेज। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है, लगभग साल भर रहता है फील्ड में।
तो यहीं अब C4 का डिस्कशन आया तो C3, C4 और कैम प्लांट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है बट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इससे भी रहती है। तो C3 प्लांट्स के बारे में देखते हैं पहले। तो उसमें याद रखने वाला पॉइंट यही है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो उसमें बनता है 3PGA बनता है, जिसे हम पूरा बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा C3 साइकिल। इसमें जो फोटोसिंथेटिक पाथवे यूज़ होता है सिर्फ कैल्विन साइकिल यूज़ होता है। यह C3 जो है लेस इफिशियंट होता है C4 के कंपेरिजन में, और लेस एफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन नाम का प्रोसेस होता है जिसमें कि एनर्जी बर्बाद हो जाती है। C3 प्लांट्स का लो यील्ड पोटेंशियल होता है हाई लाइट और टेम्परेचर में, और यह फोटो रेस्पायरेशन होता कब है? ये तब होता है जब एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल C3 प्लांट का एग्जाम्पल राइस, वीट, बार्ले, ओट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन, पोटैटो और मोस्ट ऑफ दी पल्सेस एंड ऑयलसीड क्रॉप्स। अगला है अपना C4 प्लांट्स। तो इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, जिसे हम शॉर्ट में OAA बोलते हैं, और उसका पूरा नाम है ऑक्जेलिक एसिड। और इसमें जो पाथवे फॉलो होता है उसका नाम है हैच एंड स्लैग पाथवे, 2 साइंटिस्ट के नाम पे। और कैल्विन साइकिल तो इसमें भी होता है, यहाँ साथ में हैच एंड स्लैग पाथवे होता है। इसकी जो C4 प्लांट्स की जो एनाटॉमी होती है, स्पेशल एनाटॉमी होती है, उसको हम क्रैंज एनाटॉमी बोलते हैं। यह पॉइंट भी VVI में ही आएगा। C4 प्लांट्स को हम क्रैंज एनाटॉमी बोलते हैं। इसमें बंडल शीथ सेल्स होते हैं और मेसोफिल्स भी होते हैं, बट मेसोफिल इसमें भी था, यहाँ बंडल शीथ होता है। मोर इफिशियंट देन C3 प्लांट्स, और ज़्यादा इफिशियंट क्यों है? क्योंकि इसमें फोटो रेस्पायरेशन एक एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस होता है जो कि C4 में नहीं होता है। यहाँ बेटर वाटर यूज इफिशियंसी होती है और हाई यील्ड पोटेंशियल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेज और शुगर केन हम ऑलरेडी बता चुके थे, और एग्जाम्पल आप देख लीजिए मेज, सोरगम, बाजरा, शुगर केन, नेपियर ग्रास और एमेरेंथस। तो मेरे हिसाब से ये C4 का एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला अपना कैम पाथवे, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें खासियत क्या होती है कि इनका स्टोमेटा जो है वो रात में ओपन रहता है। स्टोमेटा ओपन होता है नाइट में और क्लोज रहता है दिन में, ताकि वाटर लॉस से बचाया जा सके। यह एडाप्टेशन है क्यों? डिजर्ट कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो पाइनएप्पल, ओपुन्सिया, जिसे हम केस्टर भी बोलते हैं, और एगेव, सीसल, ये कांटा वाले प्लांट्स होते हैं और इनमें कैम पाथवे चलता है। तो इसमें भी हमने एग्ज़ाम हाईलाइट दे के बॉक्स बना दिया कि क्या आपको याद रखना है। छोटी सी बात, ओनली 3 मेजर C4 फील्ड क्रॉप्स इन इंडिया, मेज, सोरगम और शुगर केन, यही 3 होते हैं। बाजरा और पर्ल मिलेट कम पाए जाते हैं। Everything else asked in exams is mostly of C3 plants। यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया कि C4 प्लांट के बस ये एग्जाम्पल्स याद कर लो, बाकी तो C3 प्लांट से रिलेटेड ही पूछा जाता है। C4 प्लांट्स हैव हाई वाटर यूज एफिशिएंसी, बिल्कुल डेवलप्ड है, एडवांस है, तो उसकी हाई वाटर यूज एफिशिएंसी है, और यह बेटर परफॉर्म करते हैं हाई टेम्परेचर और ड्रॉट कंडीशन। और ये क्वेश्चन आया है आपके एग्ज़ाम में कि C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर और ड्रॉट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगला हम देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, ये डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न पहले देख लेते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, प्रोडक्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स एट गिवन टाइम एंड गिवन रीजन, यानी किसी भी रीजन में और किसी स्पेसिफिक टाइम पे किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर क्रॉप का कितना एरिया है, उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। कि इतने एरिया में हम ये लगा रहे हैं, फिर इतने एरिया में ये लगा रहे हैं। पैटर्न सिंपली है कितने एरिया में कितना क्रॉप लग रहा है, कौन सा क्रॉप लग रहा है। लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम जो है, इसमें हम क्रॉप्स भी देखते हैं, क्रॉप का सीक्वेंस भी देखते हैं, और वो किस तरह से
मैनेज किए जा रहे हैं, प्लस उनका सॉइल और अदर फार्म रिसोर्सेज से कैसे रिलेशन बनाया जा रहा है प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ओवरऑल चीज़ हम देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम में, सिस्टम बनाते हैं यहाँ पे। तो मोनोक्रॉपिंग आता है जिसे हम मोनोकल्चर भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है ओनली वन क्रॉप इन ए पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। जैसे कोई फील्ड है, अभी हमने देखा कि शुगर केन 10 से 12 मंथ में होता है, तो यहाँ हमने शुगर केन लगाया 2025 में, फिर 26 में भी यहाँ शुगर केन ही लगा दिया हार्वेस्टिंग के बाद, फिर शुगर केन ही लगा दिया, तो उसको हम बोलेंगे मोनोक्रॉपिंग। अगला कॉन्सेप्ट है अपना मल्टी क्रॉपिंग का, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड इन ए ईयर। यानी कि पहले राइस लगाए, फिर उसको हार्वेस्ट किए, फिर वीट लगाए, फिर जायद में कुछ और लगा लिए, तो ये होता है मल्टी क्रॉपिंग। और ये मल्टी क्रॉपिंग दो तरह का होता है, एक होता है इंटर क्रॉपिंग और दूसरा होता है सीक्वेंस क्रॉपिंग। तो जैसे मैंने अभी बताया कि राइस लगा लिए, फिर उसका हार्वेस्टिंग हुआ तो वीट लगा लिए, फिर उसका हार्वेस्टिंग हुआ तो कोई और जायद का लगा लिए, तो ये हम सीक्वेंस में लगा रहे हैं ना, तो ये कहलाता है सीक्वेंस क्रॉपिंग। और एक होता है मिक्स्ड इंटर क्रॉपिंग, कि एक ही टाइम पे हम दो दो चीज़ लगा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इंटर क्रॉपिंग को देख लेते हैं। तो इंटर क्रॉपिंग में और मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर क्रॉपिंग में हम 2 और मोर क्रॉप्स को लगाते हैं साइमल्टेनियसली। मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए भी ये बात सही है, लेकिन इंटर क्रॉपिंग को मिक्स्ड क्रॉपिंग से अलग क्या बनाता है, डेफिनिट रो पैटर्न। इंटर क्रॉपिंग जब भी करेंगे तो एक डेफिनिट रो पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। और इस इंटर क्रॉपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर बेनिफिट क्या है, तो यह इंश्योरेंस होता है क्रॉप फेलियर का। अगर हम 2 क्रॉप साथ में लगा रहे हैं, कोई एक फेल भी हो गया तो एक तो आएगा, तो उससे फार्मर अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ इफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब यह इंटर क्रॉपिंग भी दो तरह का होता है, एक होता है एडिटिव सीरीज इंटर क्रॉपिंग और एक होता है रिप्लेसमेंट सीरीज इंटर क्रॉपिंग। एडिटिव सीरीज में एक होता है मेन क्रॉप और एक होता है इंटर क्रॉप। तो मेन क्रॉप का मान लो कोई 1 हेक्टेयर का एरिया है, तो 1 हेक्टेयर में जितना मेन क्रॉप नॉर्मली लगता, अगर हम सिर्फ उसको लगाते तो उतना लगा देते हैं। उसके अलावा जो एरिया खाली बच रहा है फील्ड में, उसमें हम इंटर क्रॉप को लगा देते हैं। इसका बेहतरीन एग्जांपल है शुगर केन के फील्ड में बचे हुए जगह में पोटैटो को लगा देना। तो यह एडिटिव है, यानी मेन क्रॉप जितना था उतना है, साथ में हम ऐड कर दे रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा। दूसरा है रिप्लेसमेंट सीरीज। तो नाम से ही मालूम चल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ बोथ द क्रॉप्स एडजस्टेड सो दैट पॉपुलेशन इक्वल्स सोल क्रॉप पॉपुलेशन। मतलब मान लो 1 हेक्टेयर में हम 1000 शुगर केन लगाने वाले थे, तो शुगर केन का पॉपुलेशन कम करेंगे थोड़ा और साथ में हम बाजरा लगा देंगे। तो मान लो 600 शुगर केन का लगा दिए, 400 बाजरे का लगा दिए। तो वही लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन बोथ क्रॉप्स का एडजस्ट करते हैं ताकि सोल क्रॉप पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे। अगला है मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी कि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, ये इंटर क्रॉपिंग में के लिए भी सही था, लेकिन यहाँ क्या है, नो डेफिनिट रो अरेंजमेंट। हमने पहले भी बता दिया, इंटर क्रॉपिंग में डेफिनिट रो अरेंजमेंट होगा और मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई डेफिनिट रो अरेंजमेंट नहीं होगा। पर्पस या ऑब्जेक्टिव इसका भी वही होता है, इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर, और नॉट नेसेसरली फॉर हायर यील्ड, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमको यील्ड ज़्यादा ही मिले। अगला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है, इसका सिंपल मतलब है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई क्रॉप लगा है फील्ड में, तो यहाँ ये हार्वेस्ट होगा, उससे थोड़ा पहले ही अगला क्रॉप हम लगा दिए। तो वहीं यहाँ लिखा हुआ है सोइंग सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग स्टैंडिंग क्रॉप। यानी अभी फील्ड से हम हार्वेस्ट किए नहीं, फील्ड में क्रॉप है, तभी अगला उसके बाद जो क्रॉप लगाना था उसको हम लगा दिए। और इसका भी बेहतरीन और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिख जाता है, हम रबी क्रॉप की सोइंग कर देते हैं स्टैंडिंग राइस की फील्ड में। राइस को हार्वेस्ट करने से पहले ही हम रबी क्रॉप की सोइंग कर देते हैं। अगला कंसेप्ट है अपना क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड इन ए
प्लांट सीक्वेंस, डिफरेंट क्रॉप लगाते हैं सेम फील्ड में और एक प्लांट सीक्वेंस में, इसी को रोटेशन बोलते हैं, ईयर आफ्टर ईयर, सीजन या फिर ईयर में। और इसका मकसद क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखना। इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स हम क्या यूज़ करते हैं कि लेग्यूम क्रॉप्स को हम फॉलो करते हैं सीरियल्स से, क्योंकि लेग्यूम्स जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सीरियल्स नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम राइस लगाएंगे, वो हार्वेस्ट होगा तो वीट लगा देंगे और फिर मूंग लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल हो गया मेज पोटैटो ग्राम, ये 1 साल का है पूरा सीक्वेंस। अब एक टर्म आता है रैटूनिंग या फिर रैटून क्रॉपिंग। रैटून क्रॉपिंग का सिंपल मतलब होता है कि पुराना जो क्रॉप हम हार्वेस्ट किए तो उसके जो रूट्स बचे हुए हैं उसी से एक बार और क्रॉपिंग ले लेना। जनरली ये बनाना में किया जाता है, शुगर केन में भी किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, रेजिंग न्यू क्रॉप फ्रॉम स्टबल्स और रूट स्टॉक, यानी कि जो पार्ट बच गया है ऑफ प्रीवियस हार्वेस्टेड क्रॉप इंस्टीड ऑफ प्लांटिंग ए फ्रेश क्रॉप, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब हम अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब हम देखेंगे 4.2। 4.1 में हमने इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लिया। हम मेन कोर्स जब भी पढ़ते हैं तो वहाँ हम 50-60 टर्म्स कम से कम देखते हैं। यहाँ हमने 20 के आसपास टर्म्स देखे और उन्हीं में से पूरी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। अब हो सकता है एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे पहले तो ये परसेंटेज में निकालते हैं, और यह निकालते कैसे हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया उसको डिवाइड करते हैं नेट क्रॉप्ड एरिया से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और यह ग्रॉस यानी क्या होता है, ओवरऑल। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, टोटल एरिया सोन, टोटल कितने एरिया में सोइंग हुई है। अगर सोइंग 2-3 बार हो रही है तो ईच क्रॉप को हम सेपरेटली काउंट करते हैं बस ये, और नेट क्रॉप में बस एरिया ही देखते हैं, क्रॉप को काउंट नहीं करते हैं। एक्चुअल फिजिकल एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, कम से कम एक बार भी कितने एरिया में सोइंग हुई है, अगर उसी एरिया में दोबारा हो रही है तो उसको दोबारा काउंट नहीं करते हैं। वो होता है नेट क्रॉप्ड एरिया। यहाँ एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट बात है कि हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है मोर क्रॉप्स टेकन फ्रॉम सेम लैंड इन ए ईयर। तो हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी का क्या मतलब कि बेटर लैंड यूज इफिशियंसी है, लैंड को हम अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी कब होगा, जब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ज़्यादा होगा, यानी एक ही एरिया में साल में 2 बार या 3 बार हम क्रॉपिंग कर रहे हैं तो वो बेटर यूज हो रहा है उस लैंड का। अगला है अपना फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग में है मिक्स्ड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग में 2 चीज़ मिक्स करेंगे, यानी क्रॉप प्रोडक्शन प्लस लाइव स्टॉक रियरिंग सेम फार्म में करते हैं। तो इससे क्या होता है, रेगुलर इनकम होता है और रिड्यूस रिस्क कम रहता है। मिक्स्ड फार्मिंग आप समझ गए। ड्राई फार्मिंग क्या होते हैं, जो भी क्रॉप्स हैं उनको हम लगा रहे हैं सिर्फ रेनफॉल के बेसिस पे, और रेनफॉल भी जो है अपना 750 mm से कम है, और हम इरिगेशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है, ऐसे एरिया में हम कल्टीवेशन कर रहे हैं जहाँ रेनफॉल 750 to 1100 mm है। अब वेटलैंड, जहाँ रेनफॉल 1150 mm से ज़्यादा है, तो इसको हम जनरली इरीगेटेड कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं। इसमें रबी राइस क्रॉप्स जिसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है वो लगाते हैं। अब हम देखते हैं टिलेज एंड लैंड प्रिपरेशन। तो डिफिनीशन एंड ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखेंगे। टिलेज का डिफिनीशन क्या है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉयल फॉर क्रिएटिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर सीड जर्मिनेशन एंड रूट डेवलपमेंट, यानी कि सॉयल्स में मैकेनिकल मैनिपुलेशन करना, उथल पथल मचा देना, ताकि फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाया जा सके सीड जर्मिनेशन के लिए और रूट के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि सॉयल को सॉफ्ट बनाना, भुरभुरी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक गुड सीड बेड बनाना, वीड कंट्रोल करना, सॉयल के एरिएशन को इम्प्रूव करना और वाटर इनफिल्ट्रेशन को बढ़ाना, हार्ड पैन को तोड़ना और क्रॉप रेसिड्यूज़ को इनकॉर्पोरेट कर देना सॉयल में ही, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर लेना।
तो टिलेज के टाइप्स भी हैं और ये इम्पोर्टेंट होते हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और है अपना मिनिमम टिलेज एंड जीरो टिलेज। जीरो टिलेज को हम नो टिलेज भी बोलते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। प्राइमरी टिलेज क्या है? डीप टिलेज डन फर्स्ट, पुराना क्रॉप जो भी है उसको हार्वेस्ट करने के बाद डीप टिलेज करते हैं अगले क्रॉप को लगाने से पहले, यानी हार्वेस्टिंग हुई उसके बाद हम डीप टिलेज करते हैं और फिर अगले क्रॉप को लगाते हैं। इससे क्रॉप रेसिड्यू भी बरी हो जाती है और ब्रेक हो जाता है अप सॉइल, यानी सॉइल का जो अपर टफ लेयर है वो भी ब्रेक हो जाता है और क्रॉप रेसिड्यू भी जो बच रही है वो फिर से मिट्टी में ही मिल जाता है। इसमें हम माउल्ड बोल्ड प्लाव का यूज़ करते हैं, डिस्क प्लाव का यूज़ करते हैं, मेनली यही दो यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो चीज़ल प्लाव और सब सॉइलर का भी नाम आप ध्यान में रख लेंगे। ये चारों यूज़ होते हैं प्राइमरी टिलेज के लिए। ये पॉइंट वीवीआई होगा और ये भी वीवीआई होगा, ठीक है। सेकेंडरी टिलेज जो है वो सैलो टिलेज करते हैं प्राइमरी टिलेज के बाद। इसमें पल्वराइज्ड सॉइल जो है उसका फाइन टिल्थ बनाते हैं और फील्ड की लेवलिंग करी जाती है। इसमें जो मशीनें यूज़ होती हैं वो है हॉरो, डिस्क या फिर स्पाइक, दूसरा है कल्टीवेटर, तीसरा है प्लैंकर या फिर लेवलर। उसके बाद है अपना मिनिमम टिलेज। तो इसमें मिनिमम सॉइल मैनिपुलेशन करते हैं, उतना ही मैनिपुलेशन करते हैं जितना नेसेसरी होता है एक गुड सीड बेड बनाने के लिए। तो इसमें कॉस्ट भी कम आता है, टाइम भी कम लगता है, एनर्जी भी कम यूज होती है और रिडक्शन मतलब सॉइल का इरोजन भी कम होता है। और अभी का बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो चल रहा है जीरो टिलेज या फिर नो टिलेज का, यानी कि सोइंग डन डायरेक्टली इनटू अनप्लाउड सॉइल यूजिंग स्पेसिफिक सीड ड्रिल्स, जैसे कि हैप्पी सीडर। इसमें कोई प्लाविंग करी ही नहीं जाती है। यह जीरो टिलेज जो है वो प्रमोट किया जाता है राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम के लिए, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जैसे कि पंजाब और हरियाणा हो गया। इससे टाइम भी बचता है, फ्यूल भी बचता है और स्टबल बर्निंग से भी बचाया जाता है। यानी क्रॉप हार्वेस्ट के बाद जो बच रहा है उसको जला देते हैं और फिर उसको जलाने के बाद टिलेज करके उसको सॉइल में मिलाते हैं। तो चूँकि सॉइल में मिलाना ही नहीं है तो उसको जलाएंगे भी नहीं, तो ये पॉल्यूशन भी कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ हैप्पी सीडर के बारे में थोड़ा सा देख लो, एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट है। सबसे पहला तो कि हैप्पी सीडर यूज़ करते हैं हम जीरो टिलेज में, और ये करता है क्या है, ये वीट की सोइंग करता है डायरेक्टली स्टैंडिंग राइस स्टबल के अंदर, तो स्टबल को जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। पडलिंग जो होता है वेट टिलेज में यूज किया जाता है और ट्रांसप्लांटेड राइस फील्ड में इसका मेनली यूज़ करते हैं। सीड, सीड रेट एंड मेथड्स ऑफ सोइंग। सीड के बारे में बेसिक देख लेते हैं। सीड जो है एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जिसमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी होती है और प्रोपेगेशन के लिए यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सीड सिर्फ वही होगा जो प्रोपेगेशन में यूज हो, यानी नेक्स्ट जनरेशन को लाने में यूज हो। जर्मिनेशन की बात आ ही गई तो डोरमेंसी भी देख लो। डोरमेंसी एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ वायबल सीड यानी लिविंग सीड फेल हो जाता है जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलने पे भी। ये इंपॉर्टेंट बात है। वायबल सीड, सीड जिंदा है लेकिन जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। वायबिलिटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट। और वायबिलिटी को हम टीजेड टेस्ट यानी टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट से टेस्ट करते हैं। इसमें लिविंग टिश्यू जो होता है वो पिंक और रेड कलर का हो जाता है। वायबिलिटी ये समझ गए। अब एक रिलेटेड टर्म होता है वीगर, सीड वीगर। वीगर जो होता है वो सम टोटल ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिटरमाइन लेवल ऑफ एक्टिविटी या फिर परफॉर्मेंस ऑफ ए सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंड सीडलिंग इमरजेंस। तो अलग अलग चीज़ें मिला के ये सीड वीगर डिसाइड होती है, कितना जर्मिनेट हो रहा है, कितना जल्दी ग्रोथ हो रहा है। ये सब चीज़ें देख के हम सीड वीगर बताते हैं। सबसे पहले तो जर्मिनेट होना चाहिए, तो जर्मिनेट होगा तभी वीगर आएगा, मतलब वायबिलिटी है तभी वीगर की बात होगी। फिर वायबिलिटी होने के बाद अब वो 10 से 15 दिन में कितना उसमें ग्रोथ हुआ, वेजिटेटिव ग्रोथ, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि इसकी वीगर ज़्यादा है, इसकी वीगर कम है, ऐसी चीज़ें। अब क्लासेस ऑफ सीड, वैसे तो ये सीड टेक का पार्ट है बट
चूँकि हम एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड से बनता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड जो है उसका टैग कलर गोल्डन येलो होता है। ब्रीडर सीड से बनता है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड का टैग कलर वाइट होता है। और फाउंडेशन से बनता है सर्टिफाइड, इसका टैग कलर एजर ब्लू होता है। तो ये 4 तरह के सीड टाइप्स हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनके अलावा एक होता है ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। सीड सोल्ड विद द लेबल गिवन ट्रू इन्फॉर्मेशन बट नॉट सर्टिफिकेशन, यानी ट्रूथफुली लेबल्ड सीड में सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ एक बस लेबल कर दिया जाता है। लेबलिंग इज कंपलसरी, सर्टिफिकेशन इज वॉलेंटरी, यानी कि अपनी मर्जी पे होता है। तो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड भी समझ गए। और ये चारों टाइप यानी 5 तरह के सीड क्लासेस आपने देख लिए। अगला है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। सीड ट्रीटमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स। किस पे? सीड पे, बिफोर सोइंग। और सोइंग से पहले हम सीड पे केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट डालेंगे, क्यों? ताकि हम सीड को प्रोटेक्ट कर सके सॉइल या फिर सीड बॉर्न डिजीज से या फिर किसी भी पेस्ट के अटैक से। तो उसको हम सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं। और कॉमन सीड ट्रीटमेंट केमिकल्स जो है वो है थीरम कैप्टन, कार्बेंडाजाइम, इमिडाक्लोरोपाइड। सबको पता होता है ये। सीड ट्रीटमेंट का जो हम नॉर्मल सीक्वेंस यूज़ करते हैं वो होता है FIR। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताओ। सबसे पहला तो फंगिसाइड होता है। I क्या होता है और R क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला अपना ये इम्पोर्टेंट है बायो फर्टिलाइज़र सीड ट्रीटमेंट, यानी इनोकुलेशन। जैसे दही में जोरन डालते हैं तो उसको इनोकुलम बोलते हैं। राइजोबियम कल्चर इज़ यूज्ड फॉर लेग्यूम्स जैसे कि पल्सेस टू इन्हेंस नोड्यूलेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे इसमें ये लेग्यूम्स में राइजोबियम का इनोकुलेशन करते हैं, यानी उसको जोरन की तरह डालते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? नोड्यूल फॉर्मेशन इन्हेंस हो जाता है। और नोड्यूल फॉर्मेशन इन्हेंस होने की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ जाता है। वैसे ही एजोटोबैक्टर या एजोस्पाइरलम डालते हैं सीरियल्स में। और PSB यानी कि फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया डालते हैं ऑल क्रॉप्स में। अब सोइंग के मेथड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग, फिर है डिबलर, डिबलिंग करते हैं, ड्रिलिंग, ट्रांसप्लांटिंग और सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल। तो ब्रॉडकास्टिंग जो है इसमें रैंडम स्कैटरिंग करते हैं सीड का। हैंड से यह क्विक है, चीप है, लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें सीड रेट ज़्यादा रहती है क्योंकि हम हाथ से फेंक रहे हैं। दूसरा है डिबलिंग, यानी कि प्लेसिंग सीड्स मैनुअली इन होल्स एट फिक्स्ड स्पेसिंग एंड डेप्थ। तो यूज़ फॉर लार्ज सीड के लिए ही डिबलर यूज होता है। छोटे सीड्स होते हैं तो डिबलिंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक बार में एक सीड निकालना मशीन से दिक्कत हो जाता है। तो कॉटन मेज के लिए यूज होता है स्मॉल स्केल पे। तीसरा है ड्रिलिंग, उसमें मेनली हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। सीड सोन इन रोज एट यूनिफॉर्म डेप्थ, सीड की रोज में सोइंग करते हैं और एक यूनिफॉर्म डेप्थ और स्पेसिंग रहती है। अगला है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग मतलब रेजिंग सीडलिंग इन नर्सरी। पहले नर्सरी में उगाएंगे, फिर वहाँ से ट्रांसप्लांटिंग करके मेन फील्ड में लगाएंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है राइस में, फिर टोबैको और कुछ वेजिटेबल्स और ओनियंस में भी आजकल यूज़ हो रहा है। अब है सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, यानी सीड और फर्टिलाइज़र दोनों को साथ में डालेंगे, यानी कि प्लेसिंग सीड एंड फर्टिलाइज़र साइमल्टेनियसली एट करेक्ट डेप्थ इन वन ऑपरेशन। यह लेबर भी बचाता है और टाइम भी बचाता है। अब ये कुछ VVI चीज़ें हैं, ये ऑटोमेटिक टेबल बना हुआ है, मतलब ये VVI हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे क्रॉप और उसका सीड रेट। वीट के लिए सीड रेट होता है 100 kg पर हेक्टेयर। राइस में अगर डायरेक्ट सीडेड है तो 80 to 100। अगर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग यानी कि नर्सरी में लगा रहे हैं, तो 20 से 25 kg। मेज के लिए होता है 20 से 25 kg। नॉर्मली ग्राम यानी चिकपी के लिए होता है 75 to 100। ग्राउंडनट के लिए 100 to 120 kg। सोयाबीन के लिए होता है 75 to 80 kg। मस्टर्ड के होता है 5 से 6 kg। और कॉटन का होता है 15 से 20 kg। जनरली जो बोल्ड सीडेड होंगे, बड़ी साइज होगी, तो उसका सीड वेट भी ज़्यादा रहेगा। सीड रेट डिपेंड्स ऑन सीड का साइज, जर्मिनेशन परसेंटेज,
प्योरिटी और किस मेथड से सोइंग कर रहे हैं। जैसे हमने देखा ना कि यहाँ डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं राइस कहीं और ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो उसमें अंतर आ जा रहा है। एंड स्पेसिंग, कितना स्पेसिंग होता है उस पर भी डिपेंड करेगा। स्पेसिंग अगर ज़्यादा है तो सीड रेट कम रहेगा, स्पेसिंग अगर कम है तो सीड रेट ज़्यादा रहेगा। और सीड के साइज से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। ये देखो सीड रेट केजी पर हेक्टेयर में कैसे निकलता है सीड रेट। तो प्लांट पॉपुलेशन जो कि 1 हेक्टेयर में लगाया जा रहा है इंटू 100 सीड वेट इन ग्राम्स, उसको डिवाइड करते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज से, प्योरिटी परसेंटेज से और इंटू 100 इंटू 1000। न्यूमेरिकल अगर छोटा सा भी पूछना चाहे तो इसी फॉर्मूला से पूछेगा कि सीड रेट, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है कौन सा फार्मूला सही है। तो सीड रेट कैसे होता है, प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में कितना प्लांट लगा रहे हैं इनटू, ऐसे लिख देते हैं हम HSW 100 सीड वेट। HSW जनरली ग्राम्स में ही लिखते हैं और पॉपुलेशन हम 1 हेक्टेयर का लिख रहे हैं। उसके नीचे जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंटेज इंटू 100 हेक्टेयर की वजह से और इंटू 1000 ये ग्राम में लिख रहे हैं। तो उससे हमारा जो बन के आता है वो सीड रेट आता है केजी पर हेक्टेयर में। ठीक है, केजी पर हेक्टेयर में सीड रेट निकल रहा है। प्लांट पॉपुलेशन 1 हेक्टेयर का, 100 सीड वेट ग्राम में, जर्मिनेशन परसेंटेज, प्योरिटी परसेंटेज 100 1000। ठीक है, आपको ये याद रहेगा। अब हम देख रहे हैं इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। तो कुछ बेसिक टर्म्स सबसे पहले देखते हैं। इरिगेशन क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन वाटर का सॉइल में। फील्ड कैपेसिटी यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल कैन होल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। मैक्सिमम कितना पानी वो कैपिलरीज में रह सकता है उसी को बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, PWP, सॉइल मॉइस्चर लेवल एट विच प्लांट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वाटर एंड विल्ट्स परमानेंटली, यानी कि सॉइल का वह मॉइस्चर लेवल जहाँ से प्लांट सूख जाता है, फिर पानी लेके वो नॉर्मल नहीं हो पाता है, अवेलेबल वाटर। तो वाटर हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड PWP, यानी कि PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसके बाद तो पानी ले ही नहीं पाएगा, और फील्ड कैपेसिटी जो मैक्सिमम पानी अवेलेबल है, तो इन दोनों के बीच में होता है अवेलेबल वाटर। अब है अपना मेथड, इरिगेशन में कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। तो सबसे एक तो होता है सरफेस इरिगेशन, यह चेक बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप या फॉरो मेथड का यूज़ करते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। अब है उसके बाद आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, यहाँ वाटर को स्प्रे किया जाता है रेनफॉल की तरह। यह सूटेबल होता है अंडुलेटिंग लैंड्स के लिए, और यह सेव करता है 30 से 50% वाटर का। वीट, ग्राउंडनट और वेजिटेबल्स में मेनली ये यूज़ किया जाता है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उससे भी एडवांस है ड्रिप इरिगेशन, इसको हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। तो वाटर अप्लाई करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट जोन्स में पाइप्स के थ्रू। ये सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट है, या 70% वाटर को सेव करता है। ड्रिप इरिगेशन जो है वो बेस्ट सूटेबल होता है वाइड स्पेस हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट डालता है। तो हाई वैल्यू क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं, फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल आता है, शुगर केन आता है, कॉटन आता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और यह प्रमोट करता है माइक्रो इरिगेशन को, और माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप और स्प्रिंकलर आता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कहीं ना कहीं ये वाटर सेविंग की बात कर रही है। क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस टेबल को आपको बिल्कुल अभी ही याद कर लेना है। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपको याद होंगी इसमें से ऑलरेडी। तो वीट के लिए क्रिटिकल स्टेज होता है CRI का, यह मोस्ट क्रिटिकल होता है, और 21 डेज आफ्टर सोइंग पे आता है। यह राइस के लिए 2 होता है, सबसे पहले तो पैनिकल इनिशिएशन और दूसरा होता है फ्लावरिंग स्टेज। ये जो भी क्रिटिकल स्टेज है ना, उस टाइम पे पानी मिलना ही मिलना चाहिए। अगर एक ही इरिगेशन या 2 ही इरिगेशन अवेलेबल है तो इसी स्टेज में हम देते हैं। मेज में होता है टेसलिंग और सिल्किंग,
एंड नी हाई स्टेज। ये मेल में टेस्लिंग और फीमेल में सिल्किंग यानी कि फ्लावरिंग, और दूसरा हो जाएगा नी हाइट स्टेज। तीसरा है ग्राम, उसमें प्री फ्लावरिंग में और पॉड फॉर्मेशन के टाइम। उसके बाद है शुगर केन में फॉर्मेटिव या फिर ट्रिलिंग स्टेज पे एंड ग्राउंड ग्रोथ फेज में, ग्रैंड ग्रोथ फेज में। और उसके बाद है ग्राउंडनट में पेगिंग एंड पॉड डेवलपमेंट के स्टेज में। वीट्स मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज, वीट का बार बार पूछा जाता है। CRI जो होता है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, यह 21 डेज पे होता है प्रिसाइजली। 20 से 25 के बीच में कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, तो ये बहुत बार पूछा गया है। वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है? वाटर यूज इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है यील्ड ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप की कितनी यील्ड हुई अपॉन टोटल वाटर यूज्ड, यानी कितना वाटर यूज हुआ। तो इसमें टोटल वाटर यूज्ड में इवेपो ट्रांसपिरेशन भी आता है और दूसरे प्रकार के स्टोमेटल लॉस या जो भी लॉसेस है सब कंसिडर किया जाता है। और यहाँ क्या है कि वाटर यूज इफिशियंसी जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है केजी ऑफ प्रोड्यूस पर हेक्टेयर पर मीटर क्यूब के हिसाब से, ठीक है। अगला है अपना वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट का डिफिनेशन सबसे पहले देख लो कि वीड होता क्या है। कोई भी अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और वह compete कर रहा है हमारे मेन क्रॉप से, न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए या वाटर के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वीड। अब वीड को भी अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है। लाइफ साइकिल के बेसिस पे एनुअल वीड होता है, बाइनियल होता है, पेरिनियल होता है। तो यह एनुअल है यानी एक ही सीजन में compete करता है, जैसे चिनोपोडियम एल्बम, फेलेरिस माइनर। फिर अपना बाइनियल यानी लाइफ साइकिल में 2 साल तक compete करता है। और पेरिनियल है कि मोर देन 2 ईयर्स तक ये compete करता है। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ग्रासेस ये नैरो लिव्ड होती हैं, इकाइनोकोला और सीवीड जिसे हम साइप्रस रोटेंडस भी बोलते हैं, और ब्रॉड लिव्ड वीड्स भी होती हैं और इन्हीं चौड़ी पत्तियों को 2,4-D मारता है। साइप्रस रोटेंडस इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स वर्स्ट या फिर मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड ट्यूब सिस्टम। साइप्रस रोटेंडस को सबसे भयंकर बोला गया है। फेलेरिस माइनर जिसे हम गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, यह मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड है। वीट में वीट राइस क्रॉपिंग सिस्टम जहाँ भी लगती है, मेनली नॉर्थ इंडिया वहाँ पे। फिर है इकाइनोक्लोबा, यह ट्रांसप्लांटेड या डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए बड़ा ही समस्या कॉज करता है। फिर है पार्थेनियम, वर्ल्ड फेमस, जिसे हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं या कैरोट ग्रास भी बोलते हैं। नॉक्सियस वीड होता है, यह एलर्जी भी कॉज करता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है ह्यूमंस को, और इसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल का भी यूज़ करना पड़ता है। और एक टाइम पे इसने बहुत प्रॉब्लम कॉज करी है। क्रॉप वीड कंपटीशन के बारे में देखो, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन, द पीरियड ड्यूरिंग विच वीड मस्ट बी कंट्रोल्ड टू प्रिवेंट सिग्निफिकेंट यील्ड लॉस, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। जनरली यह इनिशियल 25 से 30 दिन तक होता है। क्रिटिकल पीरियड फॉर वीड कंपटीशन इन मोस्ट फील्ड क्रॉप्स इज रफली द फर्स्ट 1/3 to 2/3 ऑफ क्रॉप ड्यूरेशन। तो जैसे कि 20 से 40 दिन तक हो जाता है सीरियल्स में। ट्रांसप्लांटिंग वाले राइस जल्दी होते तो उसमें 15 से 45 दिन तक होता है, वो भी ट्रांसप्लांटिंग के बाद। तो वीड कंट्रोल तो हमने वीड तो देख लिया क्या होता है, वीड से क्या क्या दिक्कत होता है वो भी देख लिया। तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स लगाने होंगे। तो वीड कंट्रोल के लिए प्रिवेंटिव मेथड यूज़ होता है, कल्चरल मेथड यूज़ होता है, मैकेनिकल मेथड यूज़ होता है, बायोलॉजिकल मेथड यूज़ होता है और केमिकल मेथड यूज़ होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रिवेंटिव मेथड में हम क्लीन या फिर सर्टिफाइड सीड्स का यूज़ करें, मतलब पहले से ध्यान रखेंगे। कल्चरल मेथड में हम पैकेज एंड प्रैक्टिस ऐसी रखेंगे कि वीड ग्रोथ ना हो पाए। मैकेनिकल मेथड में हम कुछ कुछ मशीन्स यूज करेंगे जिससे कि वीड को हटा सके। बायोलॉजिकल मेथड में हम उनके नेचुरल इनेमीज यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल को यूज़ करेंगे। और केमिकल मेथड में हम हर्बिसाइड डालेंगे।
अब कुछ इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड्स जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है वो है 2,4-D। यह ब्रॉड लीफ वीड किलर होता है, खासकर वीट, राइस और शुगर केन में। यह सेलेक्टिव होता है। दूसरा है एट्राजीन, जो कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है मेज और शुगर केन के लिए। फिर है ब्यूटाक्लोर, यह प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है और वाइडली यूज होता है ट्रांसप्लांटेड राइस में। फिर है पेंडीमिथाइलिन, ये सारे फेमस नेम्स है, आप सभी ने सुना होगा। यह प्री इमर्जेंस है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोयाबीन, ग्राउंडनट, ओनियन और कॉटन में यूज़ होता है। फिर है ग्लाइफोसेट, यह नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, सिस्टेमिक होता है यानी स्प्रेड करता है, टोटल किल हर्बिसाइड होता है। यह यूज बिफोर सोइंग ऑन फैलो लैंड। पैराक्वेट, यह भी नॉन सेलेक्टिव है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, यह कॉन्टैक्ट में आएगा तभी काम करेगा और जहाँ टच होगा वहीं निपटाएगा। क्विक बर्न डाउन, वही जहाँ टच होगा वही निपटा देगा। आइसोप्रोट्यूरॉन, यह पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, यूज्ड अगेंस्ट फेलेरिस माइनर इन वीट, और अभी उन्होंने रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है तो एक दूसरा केमिकल यूज़ होता है, अभी मैं नाम मिस कर रहा हूँ उसका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो उसका नाम, जो अभी वीट के में फेलेरिस माइनर के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है केमिकल। तो टाइम ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे हर्बिसाइड को हमने 3 ग्रुप में बांटा है, प्री प्लांट, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस, यानी कि सोइंग से पहले, ये जर्मिनेशन से पहले और जर्मिनेशन के बाद। ठीक है, तो प्री प्लांट में यानी सोइंग करने से पहले फ्लूक्लोरालीन यूज़ करते हैं, और प्री इमरजेंस यानी कि जर्मिनेशन होने के जस्ट बाद हम ब्यूटाक्लोर, पेंडीमिथाइलिन और एट्राजीन यूज़ करते हैं, और पोस्ट इमरजेंस यानी जर्मिनेशन होने के बाद तो हम 2,4-D यूज़ करते हैं और आइसोप्रोट्यूरॉन यूज़ करते हैं। देखिए अब ध्यान से इम्पोर्टेंट बात, वीड्स कॉज सिंगल हाईएस्ट यील्ड लॉस अमॉन्ग ऑल बायोटिक स्ट्रेसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, हायर देन द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, यानी कि वीड की वजह से बाकी सारे चीज़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा यील्ड लॉस होता है, खासकर इंडिया में। एवरेज जो लॉस है वो 30 से 35% तक होता है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वीड की वजह से यह 30 से 35% तक लॉस हो रहा है, ये टेस्ट किया जाता है MCQ में। अब हम अगला अपना टॉपिक देखते हैं, मैन्योर, फर्टिलाइज़र एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अभी तक हमने आधे टॉपिक्स को लगभग कवर कर लिया है, बट लास्ट पॉइंट तक इसमें VVI ही है, तो आपको लेक्चर में बने रहना है। सबसे पहले हम देखते हैं मैन्योर्स। तो मैन्योर्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं प्लांट या फिर एनिमल के, और यह सॉइल में न्यूट्रिएंट की सप्लाई को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ सॉइल के स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करते हैं। तो मैन्योर में आ जाता है FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। यह डिकम्पोज्ड मिक्सचर होता है डंग, यूरिन, लीटर एंड लेफ्ट ओवर मटेरियल ऑफ फार्म एनिमल्स का। इसमें NPK कंटेंट आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन जो होता है वो 0.5% होता है, फॉस्फोरस जो है वो 0.2% होता है, और पोटेशियम जो है 0.5% होता है। अगला अपना कंपोस्ट। कंपोस्ट किसको बोलते हैं? डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को बोलते हैं। इसमें मेनली क्रॉप रेसिड्यू और फार्म वेस्ट होता है। फिर आता है वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट प्रिपेयर्ड यूजिंग अर्थवर्म्स। तो अर्थवर्म को यूज़ करके जो कंपोस्ट बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी वर्ड ही अर्थवर्म से आया है। यह रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में एंड ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस इसमें होते हैं। ग्रीन मैन्योर्स यानी ग्रोइंग ए फास्ट ग्रोइंग यूजुअली लेग्यूम्स क्रॉप एंड प्लाउइंग इट, मतलब सिंपली छोड़ो, ग्रीन मैन्योर्स वो क्रॉप्स हैं जिनको हम फील्ड में लगाते हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और फिर इनको हम प्लाउइंग करके उसी फील्ड में मिक्स कर देते हैं, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। और यहाँ VVI पॉइंट क्या आ रहा है कि कॉमन ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आर सनहेम्प, उनका बोटेनिकल नेम भी देख लेना, ढैंचा और क्लस्टर बीन। तो ये तीनों ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स हैं जो इंडिया में कॉमनली यूज की जाती हैं, सनहेम्प, ढैंचा और क्लस्टर बीन।
मैन्योर्स के बाद हम देखेंगे बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स नाम आते ही वर्ड आता है राइजोबियम। यह सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है लेग्यूम्स के। फिर है एजोबैक्टर, यह फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नॉन लेग्यूमिनस और सीरियल प्लांट्स में पाया जाता है। राइजोबियम सिम्बायोटिक भी है और पल्सेस में भी पाया जाता है। एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है और सीरियल्स में पाया जाता है। एजोस्पाइरिलम, यह एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सर है, यूज्ड मेनली फॉर सीरियल्स लाइक मेज एंड सोरगम एंड व्हीट। एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सर है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम शॉर्ट में बीजीए भी बोलते हैं या फिर एजोला भी बोलते हैं, इसको मेनली राइस में यूज़ करते हैं और राइस में भी वेटलैंड में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो फील्ड में पूरी पानी भरी होती है और तब हम एजोला उसमें डालते हैं। पीएसबी यानी फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, यह इनसॉल्युबल सॉइल फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल या फिर अवेलेबल फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल हो गया बैसिलस स्यूडोमोनास। माइकोराइजा, जिसे हम वैम बोलते हैं, वैस्कुलर एवेस्कुलर माइकोराइजा, तो फंगस फॉर्मिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स हेल्प इन फॉस्फोरस एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट अपटेक। यह वैम जो है वो फॉस्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अपटेक में हेल्प करता है। अब कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स और उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट, जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और यह हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट है सारे सॉलिड फर्टिलाइजर्स में। अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन, 24% सल्फर। कैन यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% नाइट्रोजन होता है। डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस। सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी में 16% फॉस्फोरस, साथ में इस पर सल्फर और कैल्शियम भी पाया जाता है। एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटेशियम होता है। सल्फेट ऑफ पोटास में 48 to 50% पोटेशियम होता है प्लस सल्फर भी साथ में होता है। और एनपीके कॉम्प्लेक्स, जिसे हम 12-32-16 के नाम से भी जानते हैं या फिर एनपीके भी बोल देते हैं, तो उसमें एनपीके का रेशियो स्ट्रक्चर्ड रहता है, मतलब फिक्स रहता है। यहाँ दिख रहा है आपको रेशियो। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है एग्जाम के लिए कि यूरिया हैज़ दी हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज, हमने देख लिया। और डीएपी जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होता है इंडिया में, और साथ में इसमें नाइट्रोजन भी मिल जाता है, तो इसलिए डीएपी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, कहीं कहीं 18 भी लिख देते हैं। स्ट्रक्चरल बेसिक न्यूट्रिएंट्स, जो कि सबसे पहला तो है स्ट्रक्चरल या फिर बेसिक न्यूट्रिएंट्स, यह एयर और वाटर से मिलते हैं। तो उसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगला है प्राइमरी या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट, यह लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो होता है एनपीके। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। फिर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, यह ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है, जिंक, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ये आप ट्रिक्स याद रखे होंगे, हमको भी पता है, आपको भी पता है। जिंक डिफिशियंसी इज मोस्ट वाइड स्प्रेड माइक्रो न्यूट्रिएंट इन इंडियन सॉइल, स्पेशली इन राइस में जिंक डिफिशियंसी होता है, जिसे हम खैरा डिजीज़ बोलते हैं। और ये एग्रीकल्चर के हर एक एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और हर बार पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। हर एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जामिनर भी चाहता है कि हर बच्चा सही करे। उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है कि खैरा डिजीज़ जो है वो जिंक डिफिशियंसी से होता है। अब जैसे हमने सोइंग की मेथड्स को देखा था, वैसे ही फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का भी मेथड देखेंगे। सबसे पहले है ब्रॉडकास्टिंग, इसमें यूनिफॉर्म स्कैटरिंग कर दी जाती है फील्ड में और फिर सॉइल से मिक्स कर दिया जाता है इनको। दूसरा है प्लेसमेंट, फर्टिलाइज़र को स्पेसिफिक डेप्थ और लोकेशन पे प्लेस कर देते हैं रूट के पास, यह ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। उसके बाद है ड्रिलिंग, यानी फर्टिलाइज़र प्लेस करते हैं लाइन में सीड ड्रिल की मदद से। फिर है फोलियर एप्लीकेशन, यानी स्प्रे कर देते हैं। फिर है फर्टिगेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र थ्रू इरीगेशन, कॉमनली ड्रिप इरीगेशन में यूज होता है। फर्टिलाइज़र के लिए और ईगेशन इरीगेशन के लिए। देखो अब एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है कि नाइट्रोजन जो है प्रोमोट करता है वेजिटेटिव ग्रोथ को और ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो गई
तो क्लोरोसिस हो जाएगी, यानी कि लॉस ऑफ ग्रीन कलर हो जाता है, ओल्ड लीफ से स्टार्ट होता है। फॉस्फोरस जो है वो रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन कराता है। अगर फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हुई तो पर्पलिश रेडिश लीव्स हो जाती हैं। ये एग्ज़ाम हाइलाइट्स जो हैं वो बिल्कुल एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी रिवाइज करने वाले फैक्ट्स हैं, अगर आपको याद नहीं है तो। फिर पोटेशियम इम्प्रूव करता है क्वालिटी, डिजीज़ रेसिस्टेंस एंड वाटर रेगुलेशन को। पोटेशियम को हम क्वालिटी न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। अब हम जल्दी जल्दी से देख लेंगे मेजर फील्ड क्रॉप्स और उनके हाई यील्डिंग फैक्ट्स। यह जो है सिंगल मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है एग्रोनॉमी का। IBPS रिपीटेडली आस्क करता है सीज़न के बारे में, फैमिली के बारे में, ओरिजिन, स्पेसिंग और कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ जो कि हम कवर नहीं कर सकते हैं। डिजीज़, पेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट के बारे में तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले राइस के बारे में, तो इसका फैमिली है पोएसी, जिसे हम पहले ग्रामिनी भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। यह फोटोसिंथेटिकली C3 प्लांट होता है, खरीफ सीजन में पाया जाता है मेनली, और रबी सीजन में साउथ में साउथ में रबी सीजन में भी इसको लगाते हैं, और रबी सीजन में जब लगाते हैं और उसको बोरो राइस बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। कुछ नहीं, पॉइंट दिए गए हैं, और उसमें भी एक पॉइंट जो आपको हर के लिए याद रखना है वो भी हमने VVI कर दिया है। तो यह स्टेपल फूड होता है मोर देन 60% इंडियन पॉपुलेशन के लिए, और इंडिया जो है इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का वर्ल्ड में। और ये अभी हम 26 में ही लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बने हैं। अब ये डिबेट का मुद्दा है कि यह बहादुरी है कि गलत किया हमने। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और पंजाब की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। नर्सरी टू ट्रांसप्लांटिंग ड्यूरेशन जो होता है 25 से 30 दिन का होता है, मतलब नर्सरी में लगाने के 25 से 30 दिन के बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करके उसको मेन फील्ड में लगा देते हैं। अब राइस में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट पेस्ट, सबसे बड़ा है स्टेम बोरर, उसके बाद है ब्राउन प्लांट टॉपर जिसे हम BHP भी बोलते हैं। ये 2 पेस्ट हो गए। और डिजीज़ की बात करें तो ब्लास्ट होता है जो कि एक फंगल डिजीज़ है, और BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगला क्रॉप हम देख रहे हैं वीट, उसका फैमिली पोएसी होता है, यह भी C3 प्लांट है, रबी सीजन में लगाया जाता है। लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का वर्ल्ड में, पहले नंबर पे चाइना आता है। इसके सोइंग टाइम की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से मिड नवंबर तक किया जाता है, और इसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज CRI होता है, जो कि प्रिसाइजली सेइंग 21 डेज पे होता है, बहुत बार पूछा गया है, और नोट्स में भी हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया। ग्रीन रिवोल्यूशन में वीट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में कौन सी वैरायटी यूज़ की गई थी? सोनोरा 64 और लरमा रोजा। यह ड्वार्फ वैरायटी थी, हाई यील्डिंग थी वैरायटी, जिसको नॉर्मन बारलॉग ने लाया था, जो कि फादर है ग्रीन रिवोल्यूशन के वर्ल्ड में, और MS स्वामीनाथन ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर है इंडिया में। अगला क्रॉप हम देखते हैं मेज, जिसका कि साइंटिफिक नाम है जिया मेज। तो यह इसकी भी फैमिली पोएसी होती है। यह C4 प्लांट है, मेज और शुगर केन मैंने बोला था। हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी होता है इसका। यह खरीफ सीजन में लगाया जाता है, लेकिन कई बार इसको रबी और जायद में भी लगा लेते हैं। इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। हाईएस्ट जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल होता है इसका सारे सीरियल्स के कंपैरिजन में, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश। वेरीज ईयर बाय ईयर, अभी कर्नाटका ज़्यादा है, MP सोयाबीन में ज़्यादा था, वहाँ भी महाराष्ट्र हो गया है। क्रिटिकल स्टेज, नी हाइट स्टेज और टेसलिंग या फिर सिल्किंग यानी फ्लावरिंग स्टेज। तो इसके क्रिटिकल स्टेज 2 है। पहला है नी हाइट स्टेज, यानी प्लांट जब घुटने तक आ जाता है, और दूसरा है कि जब उसमें फ्लावरिंग होती है। स्पेशल ओनली सीरियल क्रॉप विथ सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन दी सेम प्लांट, मोनोसियस होता है। अगला क्रॉप हम देखते हैं सोरगम एंड पर्ल मिलेट। तो दोनों ही C4 प्लांट होते हैं, खरीफ क्रॉप में लगाए जाते हैं। नोट्स को हम जितना शॉर्ट कर सकते थे उतना हमने किया है, बट मैक्सिमम कंटेंट आपके इसमें कवर हो ही जा रहा है। दोनों C4 प्लांट होते हैं, खरीफ क्रॉप होते हैं, और ये नोट्स का PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर लिख सकते हैं
फाउंडेशन एग्री क्लासेस, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, लोगो आपको हर पेज पे दिख रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने नोट्स में। सोरगम जो है सोरगम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो महाराष्ट्र है, और बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राजस्थान है। बाजरा इज द मोस्ट ड्रॉट एंड हीट टॉलरेंट सीरियल ग्रोन इन एरियाज एज लो एज 400 mm रेनफॉल, यानी कि सबसे ज़्यादा ड्रॉट और हीट टॉलरेंट क्रॉप बाजरा होता है। जब रेनफॉल 400 mm हो तब भी बाजरा हो सकता है। अब है शुगर केन, जिसका कि साइंटिफिक नेम सैक्रम ऑफिसिनेरम है। इसकी भी फैमिली पोएसी है और यह C4 प्लांट होता है। यह 10 से 12 मंथ फील्ड में रहता है और यह वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जाता है सेट्स के थ्रू, यानी स्टेम के टुकड़े के थ्रू। लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट भी उत्तर प्रदेश है। यहाँ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा है। इंडिया इज लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर हम सबसे पहले हैं और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। फर्स्ट नंबर पे है प्रोडक्शन में ब्राज़ील, और यही ब्राज़ील सोयाबीन के प्रोडक्शन में भी फर्स्ट नंबर पे आता है। बाई प्रोडक्ट मोलासेस, यानी इसका बाई प्रोडक्ट ये छिलका जो बचता है ना, मतलब जूस निकालने के बाद जो पोर्शन बचता है उसको मोलासेस बोलते हैं, और इसी का भी यूज़ हो रहा है इथेनॉल प्रोडक्शन में। इससे अल्कोहल भी बनता है। रवि गडकरी जी जो पेट्रोल में मिला रहे हैं वो इथेनॉल भी इसी शुगर से बन रहा है। इम्पोर्टेंट फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम वही है, पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स करना। कॉटन, जैसा कि साइंटिफिक नेम गॉसिपियम स्पीसीज हमने लिख दिया है। मेनली गॉसिपियम हुर्सेटम होता है और ये 4 तरह का कॉटन पाया जाता है, 2 ओल्ड वर्ल्ड है और 2 न्यू वर्ल्ड है। एनीवेज, इसकी फैमिली मालवेसी होता है, यह फाइबर क्रॉप है। इसे वाइट गोल्ड या फिर किंग ऑफ फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। यह खरीफ सीजन में लगाया जाता है। इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट गुजरात है, क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इन दी वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया है। बीटी कॉटन यानी बैसिलस थ्रेंजेंसिस से जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जो बनाया गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन विथ बैसिलस थ्रेंजेंसिस जीन फॉर रेसिस्टेंस टू बॉलवर्म। कॉटन बॉलवर्म से इसको रेसिस्टेंट बनाया गया था। फर्स्ट जीएम क्रॉप कमर्शियली अप्रूव्ड इन, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो कि 2002 में ही इसको कमर्शियल अप्रूव कर दिया गया था, और आज 2026 चल रहा है। आज तक हम कोई भी एडिबल क्रॉप को, जेनेटिकली मॉडिफाइड एडिबल क्रॉप को अप्रूव नहीं कर पाए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से। एनीवेज, फोकस ऑन द टॉपिक। मेजर पेस्ट जो इसमें पाया जाता है वो है पिंक बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, और इसको 180 to 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होता है, और मॉडरेट रेनफॉल इसको चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। फिर हम पल्सेस के बारे में, ओवरऑल पल्सेस के बारे में देख लेते हैं। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। चिकपी या फिर ग्राम, जिसे हम चना बोलते हैं, लार्जेस्ट पल्स क्रॉप इन इंडिया बाय एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन दोनों ही इसी का ज़्यादा है। मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट ग्राम प्रोड्यूसिंग स्टेट है। पिजन पी, जिसे हम अरहर और तूर बोलते हैं, ये खरीफ पल्स है। महाराष्ट्र जो है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पल्सेस जो है वो फिक्स करती हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम फिक्सेशन से रूट नोड्यूल्स में, इम्प्रूव करती हैं सॉइल फर्टिलिटी को, और क्रॉप रोटेशन की वजह से और सीरियल्स का प्रोडक्शन भी ये बढ़ा देता है। 2016 में मनाया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स बाय UNFAO। अब हम थोड़ा पल्सेस देख लिए तो थोड़ा ऑयल सीड्स के बारे में भी देख लेते हैं। ग्राउंडनट लार्जेस्ट ऑयल सीड क्रॉप है इंडिया में एरिया के अकॉर्डिंग, और गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। खरीफ क्रॉप होता है। ग्राउंडनट की फैमिली फेबेसी होती है। मस्टर्ड और रेपसीड यह मेन रबी ऑयल सीड क्रॉप है। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑल्सो कॉल्ड सोयाबीन स्टेट, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोलते हैं। यह रिच सोर्स होता है प्रोटीन एंड ऑयल का, 40% के आसपास प्रोटीन और 20% के आसपास ऑयल। यूज्ड इन एडिबल ऑयल एंड पोल्ट्री फीडिंग में भी यूज़ करते हैं। पोल्ट्री फीडिंग में जब यूज़ करते हैं तो उसको सोया मिल बोलते हैं। सनफ्लावर नॉन ट्रेडिशनल ऑयल सीड है। यह ग्रो कर सकते हैं ऑल सीजन में, खरीफ रबी और जायद में, और यह डे न्यूट्रल क्रॉप है, इसीलिए ऑल सीजन में ग्रो हो जाता है। इसको फोटोसिंथेटिक पीरियड से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट का क्विक टेबल। राइस सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, वीट उत्तर प्रदेश में, मेज़ कर्नाटका में, शुगर केन उत्तर प्रदेश में, कॉटन गुजरात में। ग्राम मध्य प्रदेश में, अरहर महाराष्ट्र में, ग्राउंडनट गुजरात में, मस्टर्ड राजस्थान में और सोयाबीन मध्य प्रदेश में।
प्रोडक्शन लीड्स कैन शिफ्ट ईयर आफ्टर ईयर विथ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो यहाँ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में यहाँ महाराष्ट्र भी है बहुत साइट में, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना। ड्राईलैंड और रेनफेड फार्मिंग। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन इन रीजन रिसीविंग एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम। तो जब 750 mm से कम हो रहा है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, तो वहाँ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं उसको। वहाँ हाई रिस्क होता है क्रॉप फेलियर का, क्योंकि मॉइस्चर स्ट्रेस रहता है। 60 to 65% इंडियाज़ नेट कल्टीवेशन एरिया जो है वो रेनफेड या फिर ड्राईलैंड कल्टीवेशन में आता है, और इसमें रफली 40% जो है वो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है। तो चूँकि इतना मेजर एरिया इंडिया का ड्राईलैंड फार्मिंग ही कर रहा है, तो हम कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं? तो सबसे पहले तो सिलेक्शन करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का, ताकि मॉइस्चर स्ट्रेस आने से पहले हम उसको हार्वेस्ट कर ले तो ज़्यादा यील्ड में लॉस नहीं होगा। फिर हम ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज़ लगाएंगे, जैसे बाजरा हो गया, सोरगम हो गया, मूंग हो गया। इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन, यानी कि कंट्रोल्ड बंडिंग करेंगे, रीज एंड फरो बनाएंगे, मल्चिंग करेंगे। इन सारी प्रैक्टिसेस से मॉइस्चर को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। यूज ऑफ वाइड स्पेसिंग एंड लो प्लांट पॉपुलेशन। अगर वाइड स्पेसिंग और प्लांट पॉपुलेशन को कम रखेंगे तो मॉइस्चर के लिए कंपटीशन कम होगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग, इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेल्यूर। 2 क्रॉप लगा रहे हैं तो एक हम ऐसा मिक्स्ड क्रॉपिंग में लगाएं जो कि ज़्यादा मॉइस्चर स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है। अब देखो, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा, जो है लोकेटेड है हैदराबाद में, और यह नोडल इंस्टीट्यूट है ड्राईलैंड रिसर्च इन इंडिया। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए उसको मैंने मेंशन कर दिया। फिर है वाटर शेड मैनेजमेंट। वी आर अबाउट टू फिनिश। तो वाटर शेड क्या होता है? एक जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होता है और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए एक यूनिट की तरह काम करता है। इसका एम होता है कंजर्व करना रेन वाटर को इन सीटू एंड मैनेज करना रन ऑफ को सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर इन रेनफेड एरियाज। फिर अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्रेंडिंग टॉपिक है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इनसे प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, तो एक ओवरव्यू दोनों का ले लेते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ए प्रोडक्शन सिस्टम है दैट अवॉइड्स और एक्सक्लूड्स सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। यहाँ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ नहीं करते हैं। यह रिलाई करता है क्रॉप रोटेशन पे। पल्सेस के बाद सीरियल्स लगाओ, अपने आप उनको ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। FYM यानी ऑर्गेनिक फार्म होता है कंपोस्ट पे, बायो फर्टिलाइजर्स पे, बायो पेस्टिसाइड्स पे। सर अल्बर्ट हवार्ड जो है वो फादर कहे जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। इन्होंने इंदौर में काम किया था और एक बुक लिखा है एग्रीकल्चरल ट्रीज टेस्टमेंट, और अपने टाइम में ये अच्छे चर्चे में रहा था, एन एग्रीकल्चरल टेस्टिमेंट। सिक्किम जो है इंडिया जो फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है, और ये 2016 में ही ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हो गया था। अब उसका यह मतलब नहीं कि सबको हम ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दें, इट विल टेक टाइम, अदरवाइज इट मे लीड टू डिजास्ट्रस आउटकम्स। सर्टिफिकेशन बॉडीज जो होती हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए इंडिया में कौन कौन सी है? तो NPOP यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ये 2 बॉडीज़ हैं। इम्पोर्टेंट स्कीम्स की बात करें तो PKVY यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। नेचुरल फार्मिंग, जिसे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं, तो ये क्या है? ये यूज़ करता है ऑन फार्म रिसोर्सेज, जैसे कि जीवामृत, बीजामृत, यानी कि जो फार्म से ही प्रोड्यूस मिल रहे हैं उनको यूज़ करता है, कोई एक्सटर्नल इनपुट इसमें यूज़ नहीं होता है। और इसको प्रमोट करते हैं BPKP स्कीम के मदद से, यानी कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ठीक है, ऑर्गेनिक देख लिया, अब हमने सस्टेनेबल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है?
मीट्स प्रेजेंट फूड नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि अभी के नीड को पूरा करना लेकिन फ्यूचर के कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि हम अभी का नीड तो पूरा कर ले एकदम भर भर के फर्टिलाइज़र डाल दें लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए हम सॉइल को ख़राब कर दिए, तो ऐसा नहीं करना। सस्टेनेबल फार्मिंग यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करके चलना रिसोर्सेज को, रिसोर्स हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ भी करें और फ्यूचर के लिए कंजर्व भी करें, बस ये मोटो है। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है उसमें 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला तो है मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, जिसे हम जीरो या मिनिमम टिलेज बोलते हैं। दूसरा है परमानेंट सॉइल कवरेज, यानी कि सॉइल को हम कवर करके रखेंगे मल्चिंग या फिर रेसिड्यू से, ताकि मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट कर सकें। और तीसरा है क्रॉप रोटेशन या डाइवर्सिफिकेशन, ताकि नेचुरली भी सॉइल का कंडीशन अच्छा बना रहे, सॉइल हेल्दी बना रहे। ये सॉइल हेल्थ का कॉन्सेप्ट हम सॉइल के लेक्चर में डिटेल में देख लेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में IFS बोलते हैं, यह कंबाइन करता है क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशरी, हॉर्टिकल्चर और भी कुछ चीज़ें, यानी कि सब कुछ इंटीग्रेट करना सेम फार्म पे, ताकि मैक्सिमम रिसोर्स यूज इफिशियंसी हो सके और मैक्सिमम इनकम में स्टेबिलिटी लाई जा सके। फिर एक कंसेप्ट है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यह कंबाइंड यूज करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स को, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को, बायो फर्टिलाइजर्स को एक बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट सप्लाई अप्रोच के रूप में। सबसे लास्ट में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। फिर है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, ये तो पूरा ही कोर्स है BSc में। कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल प्लस मिनिमम केमिकल मेथड्स टू कीप पेस्ट बिलो। यहाँ हम पेस्ट के पॉपुलेशन को इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम रखना चाहते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक नहीं पहुँचने देना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। अब की इंस्टीट्यूट्स एग्रोनॉमी से रिलेटेड, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। पूसा इंस्टीट्यूट भी इसको बोलते हैं, प्रीमियर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और हर एक एग्री स्टूडेंट का सपना होता है यहाँ से PG या PhD करना। फिर ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यह भी न्यू दिल्ली में, यह एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए इंडिया में। ICARDA हैदराबाद में लोकेटेड है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड है। ऑलरेडी हम इसको ऊपर भी देख चुके हैं। IRRI इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी हैदराबाद में लोकेटेड है और राइस रिसर्च में नाम से ही पता चल रहा है। IIWBR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वीट एंड बार्ले रिसर्च, यह करनाल हरियाणा में सिचुएटेड है और वीट रिसर्च और बार्ले रिसर्च के लिए नाम से ही पता चल रहा है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यह लखनऊ में है, शुगर केन के लिए है। CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर में है। NVSS एंड LUP, यह नागपुर में है और नार्म जो है वो हैदराबाद में लोकेटेड है। फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज्ड या फिर रिपीटेड टर्म्स, कुछ ऐसे टर्म्स जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मल्चिंग, मल्चिंग का सिंपल मतलब है सॉइल को कवर कर देना, मॉइस्चर लॉस से बचाना। अर्थिंग अप, जैसे पोटैटो वगैरह में करते हैं कि बगल की मिट्टी को उठा के उससे ढक दिया प्लांट को। पोटैटो, शुगर केन और मेज़ में करते हैं ताकि एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, प्लांट गिरे ना, उसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके। थिनिंग, यानी अगर हम सोइंग करते टाइम एक्स्ट्रा सीड डाल चुके हैं, मतलब हर प्लांट के लिए एक ऑप्टिमम स्पेसिंग और एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है ना, तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन से अगर प्लांट उसमें बहुत ज़्यादा हो गया किसी भी यूनिट एरिया में, तो हम कुछ प्लांट्स को एक्स्ट्रा उखाड़ देते हैं, या तो उनको फेंक देंगे या कहीं और लगा देंगे, बट उनको फील्ड में छोड़ेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा। गैप फिलिंग, जैसे कहीं कहीं प्लांट जर्मिनेट नहीं हुआ तो हम थिनिंग करके जो प्लांट निकालते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है गैप फिलिंग में भी यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी थोड़े से रीजन में ये फील्ड है तो यहाँ ये उसका ऑप्टिमम प्लांट स्पेसिंग है, तो मान लो यहाँ का प्लांट जर्मिनेट नहीं हुआ, यहाँ ज़्यादा प्लांट लग गया था, तो थिनिंग करने के लिए हम यहाँ से हटाएं और यहाँ लगा दिए, तो ये हटाना वाला प्रोसेस हो गया थिनिंग, और जो उस गैप में लगाना हो गया गैप फिलिंग। निपिंग, यानी टर्मिनल ग्रोइंग पार्ट को हटा देना, जैसे चना वगैरह में तो एक्सेसिव ग्रोथ होता है, वर्टिकल ग्रोथ को रोकते हैं और लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। लॉजिंग यानी ब्लेंडिंग या फिर फॉलिंग, लॉजिंग रेसिस्टेंट राइस वैराइटीज़ का हम यूज़ करते हैं ना,
जिसका स्टेम कमज़ोर होता है जैसे वीट और राइस, तो उसमें लॉजिंग हो जाती है। लॉजिंग यानी झुकाव हो जाता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ इकोनॉमिक यील्ड यानी ग्रेन यील्ड टू बायोलॉजिकल यील्ड यानी टोटल प्लांट प्रोड्यूस। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स सिंपल है, क्या है? इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। इकोनॉमिक यील्ड में हम ग्रेन यील्ड देखते हैं, जो भी अपना इकोनॉमिक पार्ट है। बायोलॉजिकल यील्ड में हम टोटल बायोमास देखते हैं। सैटरिंग यानी नेचुरल ड्रॉपिंग या फिर स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम पॉट्स, यानी पॉट्स फट के प्लांट के जो सीड्स हैं वो अपने आप ज़मीन पे गिर जाते हैं अगर हम हार्वेस्टिंग लेट से करें तो। अब देखो क्विक रिवीजन, लास्ट मिनट रिकैप के लिए जैसे मैंने बोला था ना, तो यह लास्ट मिनट रिकैप बिल्कुल आपका 1 पेज के नोट्स में हो जाएगा। तो ये तो आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दिए हैं। और साथ में आपका दिया हुआ है फाइनल एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी, प्रोफेशनल नॉलेज एग्रोनॉमी पोर्शन जो है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फाउंडेशन एग्री क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर।